के क्वेश्चंस ना मैं अभी टेस्ट में नहीं दे रही हूँ। आई एम कीपिंग द टेस्ट टू बी वेरी, मतलब जैसे आईआईटी में आते हैं ना अपन वैसे ही रख रहे हैं, जेई मेंस में ही रख रहे हैं। जो ये डाउट में क्वेश्चन आया है इसका एक और तरीका होता है जो डीडॉक्स में पढ़ते हैं, और वो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो तुम्हारे को क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अभी हम एक सिंपल सा ही एक सिंपल में ज्यादा रहना है, ठीक है। सो देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा डाउट में किसी ने भेजा है ना अभी क्वेश्चन ये डाउट में? यस मैम मैंने भेजा। ओके, बिकॉज वो बैचेस सेम है आज की क्लास में, दोनों ही 11th के बैचेस हैं तो इसमें कंफ्यूजन है। सो क्लोरीन इवॉल्व्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, तो सबके लिए मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ। क्लोरीन इवॉल्व्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 45.31 grams of pyrolusite। pyrolusite ना एक और होता है pyrolusite जो कि impure है, with excess of HCl is found to combine completely with hydrogen produced by the reaction of 10 grams of magnesium and HCl. Now find the percentage purity of MnO2, ठीक है। So देखो pyrolusite MnO2 in pyrolusite, तो pyrolusite क्या होता है? और पता है ना क्या होते हैं? ओर्स पता है ना क्या होते हैं? यस तो pyrolusite is an ore of magnesium, ठीक है, इट इज एन ओर ऑफ मैग्नीशियम ना। ओर में पता है ना इम्प्योरिटीज भी होती हैं, ओर के अंदर इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो देखो क्या किया गया, इसकी रिएक्शन पहले क्या करी गई, देखो यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम एंड HCl की रिएक्शन करी गई। तो मैग्नीशियम एंड HCl की जब रिएक्शन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? व्हेन एन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड व्हाट डू यू गेट? ये रिएक्शन तुमको आनी चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? यस मैम। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये पायरोलुसाइड होता है, MnO2 जो होता है वो पायरोलुसाइड जो प्रेजेंट है उनमें से इस 4HCl के साथ रिएक्शन करेगा और अपने को बना के देगा मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। ओके, ये रिएक्शन होती है। अब जो ये क्लोरीन बन रहा है ये H2 plus Cl2 will give you 2HCl, फाइन। और ये HCl वो है जो यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। कैन यू गेट द होल प्रोसेस? पहले हमने पायरोलुसाइड की रिएक्शन HCl के साथ कराई और उससे क्लोरीन लिया, क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया और HCl बनाया, और उसी HCl को हम लोग मैग्नीशियम के साथ यूज कर रहे हैं। कैन यू गेट इट? यस यू गेट इट? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कितने HCl की जरूरत पड़ेगी अपने को, यहाँ पर टू कंबाइन कंप्लीटली विद हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय 10 grams। तो यहाँ पर अपने को ये इज दिस रिएक्शन बैलेंस्ड? व्हाट डू यू थिंक, इज दिस रिएक्शन बैलेंस्ड? नो मैम। नाउ इट इज बैलेंस्ड। यस मैम। So now how will you tell me how much amount of HCl is required to react with 10 grams of magnesium? हम कैसे निकालेंगे? देखो ये हमें 10 grams of magnesium के साथ रिएक्शन करानी है, तो how will we do it? Moles of magnesium divided by its coefficient that is 1 is equal to moles of HCl and divided by its coefficient that is 2। ऐसे लिखेंगे कि नहीं? यस मैम। कितना मोल्स दिया है मैग्नीशियम का? 10/24, and this will be equal to 2 upon weight of HCl या फिर moles of HCl। Can you find the moles of HCl from here? Yes ma'am. How many moles of HCl is required? Can we find from here? Yes ma'am, 5/6। वेरी गुड, मोल्स ऑफ HCl आ गए 5/6। अब ये जो HCl है वो कहाँ बना है?
वो यहाँ बना है, यहाँ बना है, देखो स्टेप 2 में बना है। तो स्टेप 2 में कितनी क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी कि वो प्रोड्यूस हो जाए? तो जब हम स्टेप 2 में इसी चीज को करेंगे तो हाउ विल आई राइट? मोल्स ऑफ क्लोरीन upon its coefficient, that is 1, will be equal to moles of HCl upon its coefficient, and that is equal to 2. So can we solve and tell you, can we tell you that how much amount of chlorine will be found? कितना क्लोरीन बनेगा? 5/12. ठीक है, अब ये क्लोरीन कहाँ से आया? ये क्लोरीन यहाँ से आया, और वो कहाँ से आ रहा होगा? वो आ रहा है MnO2 से। तो ये कौन से MnO2 से आ रहा है? प्योर वाले से या फिर पायरोलुसाइड से? क्लोरीन जो प्रोड्यूस हो रहा है स्टेप 1 में, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा? प्योर MnO2 की वजह से या इम्प्योर MnO2 की वजह से? Impure. बेटा इम्प्योर की वजह से नहीं, हमेशा क्या रिएक्शन किसकी वजह से होती है? Pure. Pure. अब इम्प्योर मैंने मना कर दिया तो प्योर ही होगा आंसर। तुम्हें लॉजिक समझ में आया? जब तुम गंदी वाली शुगर डालोगे तो यू कांट एक्सपेक्ट कि ज्यादा मीठा हो जाएगा। इम्प्योरिटीज मीठा थोड़ी ना करने आएंगी, वो तो सिर्फ वेट बढ़ाती है ना। याद आया? Yes. ठीक है, तो जब भी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है? प्योर वाला। अब याद रखोगे हमेशा? Yes, ma'am. ठीक है, अगर वो जो तुम इम्प्योर बोल रहे हो वो रिएक्ट कर रहा होता तो हम बोलते ही क्यों इम्प्योर? ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता ना। ठीक है, सो कैन Yes. यू फाइंड द अमाउंट ऑफ प्योर MnO2? Can we find the amount of pure MnO2? So again, it will be moles of chlorine divided by its coefficient is equal to moles of MnO2 divided by its coefficient, and that is also equal to 1. So how many moles of MnO2 is required? How many moles of MnO2 is required? It will be 5/10. और ये कौन सा MnO2 होगा? Pure. Pure. प्योर का वेट होगा। ठीक है, अच्छा अब ये प्योर का वेट होगा तो उन्होंने परसेंटेज प्योरिटी पूछी, तो परसेंटेज प्योरिटी अपन कैसे निकालते हैं? परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं? Isn't Pure it upon weight of impure into pure upon weight of impure into 100? और Yes. मैंने तुमको बोला था कि जो हम लोग, या फिर हम कह सकते हैं कैलकुलेटेड उस सब्सटेंस का वेट अपॉन गिवन वेट इनटू 100, दोनों वे में बताया था ना। Yes, ma'am. तो क्या यहाँ से देखो मोल्स पता है, तो कैन यू कैलकुलेट द वेट ऑफ MnO2 Yes, ma'am. इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO2? और गिवन वेट अपने को कितना दिया हुआ है? 45.31, तो ये हो गया हमारा 45.31 into 100. Can you solve it further? Can you solve it Yes, ma'am. further? तो प्रोसेस समझ में Yes, आया? ma'am. अब ये तुम्हें थोड़ी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि तुम्हें ये रिएक्शंस ही नहीं पता थी। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो पूरा क्वेश्चन जो है रिएक्शन बेस्ड है। अगर रिएक्शन नहीं पता होंगे तो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये तो समझ में आ रहा है ना। Yes, ma'am. इसलिए शायद तुम्हें डिफिकल्टी हुई सॉल्व करने में। नाउ इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया, ये भी सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन है। यू नो व्हाट इज सीक्वेंशियल रिएक्शन? जब एक Next रिएक्टेंट one. दूसरी रिएक्शन का प्रोडक्ट की तरह काम करता है तो वो सीक्वेंस में मूव करती है, देन इट इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंशियल रिएक्शन। कैन यू रिकॉल? Yes, ma'am. SO2 emission। मैंने वैसे तुम लोगों को बोला था प्लीज सब्जेक्टिव मत करो, ऑब्जेक्टिव करो जब तक इस वीक के लिए, क्योंकि इस वीक में टेस्ट है, वहां सब्जेक्टिव नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो कितने लोगों ने ऑब्जेक्टिव करना स्टार्ट किया? You're not following my advice. You will obviously should go to, very good. You will have to, you will face problems. Okay, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है तो प्लीज ऑब्जेक्टिव करो। ठीक है, आई शुडंट बी सेइंग प्लीज बिकॉज इट इज ऑन यू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ज्यादा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तुम्हारी मर्जी है, मेरा काम था तुम्हें बताना, यू नीड टू डू इट लाइक दैट।
ओके, सो SO2 Cl2 की रिएक्शन फर्दर मैम 5 इंटीजर क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे मैं जेई मेन से बेटा, पैटर्न। तो वो ऐसे होते हैं जिनका लेवल इस जिस टाइप के डाउट्स हम ले रहे हैं ना, जिस टाइप के हम डाउट्स ले रहे हैं ना क्लास में, उस टाइप का क्वेश्चंस मेंस में नहीं आते। कैन यू फॉलो? यस दैट्स मैम। व्हाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन मेकिंग यू डू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो सी व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि जो अभी पहला टेस्ट है ना, वी आर गिविंग द टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसलिए थोड़ा सा सिंपल रखा गया है। प्लस 2 पॉलिटी के टेस्ट आते हैं, तुम्हें पता है ना आईटी के लिए 2 स्टेजेस क्वालिफाई करनी होती है, Yes. ठीक है। जिनको नहीं पता तो उसके लिए मैं बता दे रही हूँ। दोनों का जो एक कह सकते हो ना ब्रेन ट्रेनिंग होती है, वो दोनों ही केसेस में डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वहाँ ऑलरेडी स्पेसिफाई कर देते हैं। अगर तुम टाइम टेबल में देखो, उसमें लिखा आ रहा होगा जेई मेंस लेवल का पेपर है, यस तो मेंस लेवल में मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डिनाई कर रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, बट फिर भी मेंस लेवल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें असाइनमेंट 7 करके असाइनमेंट भेजा था, इफ यू कैन रिकॉल। यस मैम। उस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं अभी के लिए, ठीक है। धीरे धीरे, क्योंकि हमें तो हर एक बच्चे का वो करके रखना है थोड़ा सा वो, ताकि हर कोई ऐसा बच्चा ना हो जो डिमोटिवेट हो जाए, ये सब चीजें। तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि लेवल बहुत इजी रखा जाएगा या तुम्हारे को फुल स्कोर करने लायक रखा जाएगा, बट स्टिल वहां पर भी तुम्हारी स्कोप ऑफ डूइंग सिली मिस्टेक्स एंड रिविजन की कमी दिखेगी तुम्हें। तो इसलिए आई एम कीप टेलिंग यू कि इस कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बट फोकस करना की कोशिश करो कि उन टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा करो, ठीक है। बिकॉज यू आर गिविंग द MCQ टाइप ऑफ पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम। मेनी ऑफ यू, आई थिंक 60 or 70% of you might be giving this type of paper first time. It appears to be easier, but in real practice it is not easier. We know how to make it difficult for you. Can you follow my point? That's why I'm telling you to focus more on this. Is it fine? Yes, ma'am. यस मैम। तो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नरेंद्र अवस्थी बुक है तुम्हारी, तुम्हें मॉड्यूल यहाँ पे मिला हुआ है। नरेंद्र अवस्थी की PDF मैंने शेयर कर दी। 2020 के क्वेश्चंस मैंने तुम्हें शेयर कर दिए हैं। 2021 के क्वेश्चंस तुम खुद से नेट से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली यू नीड टू टाइप मोल कॉन्सेप्ट और 2021 मेंस के क्वेश्चंस हमें दे दो, तो मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, इतना तो सब लोग करते हो, तो मुझे स्पेशली क्या मतलब वो करूँ। एक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उन्हें चैप्टर वाइज करके रख देते हैं और तुम उनको सीधे सीधे कॉपी कर सकते हो। तो वहां से तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, तुम्हें खुद आइडिया लगना चाहिए, ठीक है। मैं कितना भी क्लास में एक्सप्लेन कर लूँ ना, जब तक तुम खुद से उसमें नहीं प्रैक्टिस करोगे ना, वो जो सिली मिस्टेक्स हैं, क्योंकि हर बच्चे की इंडिविजुअल होती है, वो तुम नहीं कर पाओगे, मुझे नहीं पता चल पाएंगे, ठीक है। एंड यू विल कीप ऑन लूजिंग मार्क्स। दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग मोर ऑन दैट। सो सी हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CSO4 we produced from 3.78 grams of 3.7 grams 3.78 sorry 3.78 grams of SO2। तो देखो सारी रिएक्शंस बैलेंस्ड हैं क्या? पहले तो ये चेक करके बोलो, पहले तो क्योंकि स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चेक करो क्या ये रिएक्शंस बैलेंस्ड हैं। सेकंड वाला मैम सेकंड वाला नहीं है। नहीं है तो इसको बैलेंस कर दो, देखो बैलेंस हो गया क्या? देखो बैलेंस हो गया क्या? यस यस अच्छा फिर और देखो, हो गया? 2 है। देखो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, मैम सीक्वेंशियल। थर्ड वाला भी नहीं है बैलेंस। हम थर्ड वाले में 2 है। करो ना बेटा, बैलेंस करो, क्या आएगा? क्या आएगा? 2H2O। यस यस वेरी गुड, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट बने, मतलब A B में कन्वर्ट हो रहा हो, B जो है वापस से D में कन्वर्ट हो रहा हो, फिर D जो है वो वापस F दे रहा हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें सीक्वेंस में चल रहा हो, जहाँ एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट की तरह बिहेव करे, उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इज इट अ सीक्वेंशियल रिएक्शन? यस See, SO2 is Yes, becoming the product, it is acting as the reactant. Now over here H2SO4 is coming as the product and it is
acting as the reactant. ऐसी रिएक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब वही करना है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री लगानी है। तो कहना राइट मोल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO2Cl2। पहली इक्वेशन से इन दोनों का रिलेशनशिप सही है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। Yes, क्यों ma'am. मैंने इन दोनों का लिखा, बिकॉज द इंफॉर्मेशन ऑफ SO2 was given to me and SO2Cl2 is becoming common, and then I will proceed like this and I have to get over here. See, this is you need to calculate. तो इसका और इसका रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन गिवन है और ये सेकेंड रिएक्शन के लिए कॉमन है और तभी आगे प्रोसीड हो पाएगी। कैन यू फॉलो, मैंने उन दोनों का रिलेशनशिप क्यों लिखा है? Yes. Yes, ma'am. एंड दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो आई कैन राइट सिंपली लाइक दिस। नाउ सी इन इक्वेशन नंबर 2, अब इस इक्वेशन नंबर 2 में किसके किसके बीच में रिलेशनशिप लिखना चाहिए? SO2Cl2 and H2SO4. Very good. So you वाले। started recognizing because H2SO4 is common in both the phase. So अगर हम second phase की बात बोलें तो can I write moles of SO2Cl2 is equal to moles of H2SO4? Can I write like this? Yes, Yes. ma'am. ठीक है। अब थर्ड रिएक्शन में देखो, इसको और इसको रिलेट करेंगे क्योंकि यही तो फाइंड करना था अपने को, Yes, Yes. ma'am. ठीक है। So we can write moles of H2SO4 is equal to moles of CaSO4, ऐसे लिख सकते हैं, लिख Yes, सकते हैं। तो अब देखो इनको अगर मैं तीनों को क्लब कर दूं तो क्या कैन आई नॉट राइट इट लाइक मोल्स ऑफ SO2 will be equal to moles of H2SO4 will be equal to moles of CaSO4, ऐसे रिलेट कर सकते हैं? सॉरी, चेक Yes, करो। ma'am. और सिंपली इसको भी हटा दे तो कैन आई राइट मोल्स ऑफ SO2 will be equal to moles of CaSO4, Yes, ma'am. Yes. है ना। ये रिलेशनशिप ऐसा आ गया। अगर सपोजिंग कोफिशिएंट 2 होता तो हम ऐसे अरेंज करते चले जाते और जिसका इंफॉर्मेशन गिवन है और जिसका निकालना है उनके बीच में रिलेशनशिप निकाल पाओगे, निकाल Yes. पाओगे? Yes, ma'am. ठीक है। तो बस अब तो इक्वेशन देखो इजी हो गया। How many moles of SO2 is given to you? That we can find, that will be 3.78 divided by कितना होता है 64 is equal to weight of CaSO4, और CaSO4 का molecular weight कितना आएगा 40, 32 and 64 कितना हुआ 6 and 136। तो अब सॉल्व कर सकते हो इसे। Yes. So can you find the weight of CaSO4 formed in this reaction? Yes, ma'am. तो अब सीक्वेंशियल रिएक्शंस को भी सॉल्व करने का तरीका समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, मतलब कह सकते हो दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ जो हम स्टोइकियोमेट्री कैटेगरी 1 क्वेश्चन करते थे उसी का एडवांस वर्जन नहीं लग रहा है? पहले एक रिएक्शन के बीच में रिलेशनशिप लिखो, फिर दूसरे में लिखो, फिर तीसरे में लिखो। डोंट यू थिंक इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री कैटेगरी 1 वाले क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी किया करते थे? Yes, ma'am. ठीक है। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें बोला था कि जेई मेंस का है, ठीक है। मेंस के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इतने ज्यादा स्टेप्स वाले नहीं आते हैं, मतलब आने को आ सकते हैं बट मेजॉरिटी टाइम्स इट्स नॉट देयर। तो मतलब इट्स ऑन यू, यू कैन जस्ट अभी सिंपल सिंपल सा भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो, लेट्स मूव फर्दर देन। तो मेरे ख्याल से सारे डाउट्स हो गए। आई थिंक योर प्रिपरेशन इज गोइंग प्रॉपर। Yes, ma'am. going proper? Fine. Yes. So do well in your test. Be careful with your silly mistakes. Avoid them as much as you can. ठीक है। चलो अपन ना नेक्स्ट आगे कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या कर रहे थे हम लोगों ने? कल ना एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था, है ना। Yes. Started with atomic structure and then I told you about the introduction. And introduction में we have already done with डिस्कवरी ऑफ। तो पहला पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है यही है। मतलब अगर मैं इसको चैप्टर में जैसे मैंने तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट पार्ट्स में बताया था ना, तो अगर मैं उस वे में करूँ तो मेरे पास इसमें ना देखो कितने पार्ट्स आएंगे। एक आएगा डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, मतलब हमें कैसे पता चला कि एटम इज फर्दर डिवाइडेड। सो इट इज डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
और फिर हमने क्या निकाला उसके मॉडल्स, मतलब वो रखे कैसे, मतलब पता चल गया इतने सारे लोग हैं तो उनका सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है वो हमने पहले पार्ट में करना है, ठीक है, जो हम कर रहे थे। उसके बाद में क्या आएगा, फिर हमें पता चलेगा अरे ये मॉडल्स जो हम पढ़ रहे थे वो गलत थे, तो बोर आया, बोर अपनी थ्योरी देके जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से, या फिर पहले बोल सकते हो इसका एक पार्ट आएगा डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स थ्योरी। रात में सपना नहीं आया था बोर को एकदम से, बट उस टाइम पे कुछ डेवलपमेंट चल रहे थे फिजिक्स में जिसकी वजह से ये बोर ने अपनी थ्योरी दी थी। दैट इज हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लैंक्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हारी बुक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी फेस होती है बच्चों को समझाने में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड आई फील दे लूज इंटरेस्ट, एंड वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सीइंग द वेटेज इन द एग्जामिनेशन। सो मैं थोड़ा सा सीक्वेंसिंग को चेंज कर देती हूँ, और मैं पहले क्या बता देती हूँ, आई टेल यू अबाउट बोर्स थ्योरी, आई गिव इंफॉर्मेशन अबाउट बोर्स थ्योरी स्किपिंग वन थिंग। और इसके लिए मुझे 2 पार्ट्स लगते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, मतलब इस वे में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। एंड देन उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें मुझे तुम्हें बताना है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एंड लास्ट में हम करेंगे इसमें क्वांटम नंबर्स। बहुत सारी चीजें पढ़नी है क्वांटम नंबर्स के अंदर, बहुत सारे नए नए चीजें आएंगी। एंड लास्ट में वी गो फॉर photo electric effect. So this is a sequence I follow while teaching you this. And इसमें भी if I tell you क्या चीजें बहुत important हैं, तो ये बोर्स थ्योरी और ये क्वांटम नंबर्स बहुत important पार्ट में से आते हैं। मतलब समझ लो 80% क्वेश्चंस जो हमारे आज तक पूछे गए हैं in all the competitive exams, or even if I talk about board point of view also, so 80% questions come from these two topics. Okay, so these two topics form the major part of the chapter. Can you get it? इनको बहुत Yes. अच्छे से पढ़ना है। और ये सीक्वेंस क्यों मैंने पहले लिख दिया, ताकि तुम्हें पहले से ही पता चल जाए कि हम कब लिबर्टी ले सकते हैं रिलैक्स होने की, और कब हमें बहुत फोकस रहना। तो बोर्ड थ्योरी और क्वांटम नंबर्स में हमें बहुत फोकस होकर के पढ़ाई करनी है, ठीक है। और ये भी दिख रहा होगा कि ये चैप्टर काफी लंबा होने वाला है। कैन यू सी योरसेल्फ कि देखो हमने Yes, अभी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिर्फ 4 सब टॉपिक्स थे, यहाँ पर कंपैरेटिवली 6 सब टॉपिक्स आ रहे हैं, मतलब 1.5 टाइम उससे ज्यादा हेवी होने वाला है, डिफिकल्ट होने वाला है या नहीं, Yes. ठीक है। तो हमें बहुत, yes, ma'am. बट ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से जेई मेंस में पक्का एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मतलब तुम खुद थोड़े दिनों बाद बोलने वाले हो अरे ये तो बहुत इजी था, मोल कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट था, ठीक है। सो चलो हम लेट अस मूव अहेड। तो अब हमने कल की क्लास में क्या कर लिया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया था ना, डिस्कवरी Yes, ऑफ ma'am. इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड रेस कर लिया था, Yes, ma'am. उसकी प्रॉपर्टीज भी कर ली थी। Yes, And who ma'am. discovered it? Thomson discovered it. Then we did about discovery of proton, or we can talk about anode rays. And who did it? Who did it? Gold. Yes, Goldstein. ठीक है, Goldstein ने ये हमें करके दे दिया, थॉमसन ने हमें ये करके दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, हमने ये भी पढ़ लिया था कि E/M रेशियो, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? हाउ डू यू डिफाइन? द रेशियो ऑफ द चार्ज, और चार्ज में ना सिंबल नहीं लगाना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक चार्ज। कैन यू फॉलो? Yes. The specific charge of electrons is same, or it is not dependent on the तुम कौन सा मतलब गैस यूज कर रहे हो, मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, बट द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ये क्या नाम है, प्रोटॉन्स डज वैरी। ये रीजन भी क्लियर हो गया था, Yes. ठीक Yes, है, ma'am. ठीक है। तो अब फिर क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि एक एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने प्रोटॉन्स होंगे, अब कैसे डिटरमाइन करें?
How to determine? You know atom is neutral. Yes, ma'am. That means total positive charge should be equal to total negative charge. Yes. Okay, so that Yes, means number ma'am. of electrons will be equal to number of protons. ये बात सही है, but and this is equal to the atomic number. Can you get it? Yes, Yes. ma'am. ठीक है, ये सब तुम्हें पता ही है। ठीक है, अब उसके बाद में आया कि भाई अगर E या M में से एक वैल्यू पता चल जाए तो हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर E by M से एक वैल्यू पता चल जाए एंड E by M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, तो अगर एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आए तो दूसरे वेरिएबल की निकल आएगी कि नहीं? Yes, ma'am. तो हमने क्या किया, तो उसमें हमें हेल्प करी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था मिलिकन। सो ही डिड द एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में उसने ऑयल ड्रॉप्स को यूज किया था। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। फाइन, ठीक है। अब उसने किया क्या, उसने एक चेम्बर बनाया, वैक्यूम फिल्ड चेम्बर बनाया, मतलब वैक्यूम में एयर पूरी सक आउट कर ली गई है। फिर यहाँ पर एक ओपनिंग दिया, ठीक है। अब ओपनिंग को एक वेसल से कनेक्ट किया, इस वेसल के अंदर फिल्ड है ऑयल, और यहाँ पर स्प्रे लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे स्प्रे लगा है। अब स्प्रे क्यों लगाया गया है, ताकि जो मतलब अगर पोर्स सेम साइज के होंगे तो डोंट यू थिंक द ड्रॉप्स विल बी ऑफ सेम साइज एंड सेम मास अप्रोक्सीमेटली? अगर यहाँ से हम स्प्रे से निकालेंगे और स्प्रे के होल्स एक ही साइज के हैं, डोंट यू थिंक द मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप एंड द साइज ऑफ द ऑयल ड्रॉप विल बी सेम? Yes. Yes. Ma'am. ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ से ऑयल ड्रॉप से स्प्रे किया, और ये क्या किया, इस ऑयल को चार्ज कर रखा था। चार्ज कैसे किया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यू नो व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? जैसे तुम स्केल रब करते हो एंड इट स्टार्ट स्टिकिंग पेपर्स। Yes. सो उसने इस ऑयल ड्रॉप को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से जब हम कोई चीज चार्ज करते हैं तो इट इज समथिंग लाइक, जैसे तुम्हारे को स्कूल में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो एक तरीका तो क्या है, एक तरीका ये है कि सबको लाइन में क्यू में खड़ा करो और फिर एक एक को एक एक देते जाओ, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, ऐसे ही फेंक दो। तो कौन सा तरीका ज्यादा एफिशिएंट है? कौन सा तरीका ज्यादा एफिशिएंट है, क्यू में लेने वाला है या फिर ऐसे ही फेंक देने वाला? क्यों में रहने वाला? यस, दैट इज मोर सफिशिएंट। तो जब हम लोग एक हमारे मतलब जब हमारा ऐसे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है तो वो क्या होती है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ चार्ज हमेशा फ्लो कर रहा होता है, तो एक एक पार्टिकल जो होता है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज को ही लेता है। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, हम उसको रब करते हैं। तो कोई चीज को जब रब करोगे तो जो जितना ज्यादा रब होगा उधर उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा या नहीं? मतलब जो बच्चे आगे खड़े हुए हैं उनको ज्यादा चॉकलेट्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू जो पीछे मिले खड़े हैं? Yes, ma'am. Will it happen like this or not? Will it Yes. happen like this or not? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कुछ हम कैलकुलेटेड या कोई ढंग का तरीका तो होता नहीं, ऐसी रबिंग सा कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमें मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो कितने मिले एक पर्टिकुलर पार्टिकल को, वो हमें कुछ पता नहीं होता है, ठीक है, हमें कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए क्या हुआ, हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया, यहाँ स्प्रे बॉटल लगाया, यहाँ पर ऑयल जो है वो गिरना स्टार्ट हो गया, स्प्रे से निकल करके गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब गिरना जब स्टार्ट हुआ तो ये तो है कि इनका यूनिफॉर्म साइज है। जब ये गिर रहे थे ऐसे कर करके, यहाँ से ऑयल ड्रॉप गिर रहा था, तो जब ये ऑयल ड्रॉप के ऊपर है चार्ज, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रखा है, फाइन। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर ना इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड है और एक पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज पास करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता ना कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया या पॉजिटिव चार्ज आया, पता होता है क्या? डू यू नो कि भाई स्केल के No, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया या पेपर के ऊपर नेगेटिव आया? no, कुछ ma'am. पता होता है? No, नहीं ma'am. पता होता है ना। तो उसी No, ma'am. तरीके से यहाँ पर हमें पता नहीं था कि ऑयल ड्रॉप जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसलिए हमने दोनों लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इस ऑयल ड्रॉप को होल्ड करना है, मतलब इसको हवा में तैरने देना है। तो खुद बताओ कब तैरेगा?
When this oil drop will be held in air, held in air. तो देखो इस ऑयल ड्रॉप पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं, one due to gravity and one electrostatic force pulling towards itself. Do you agree or not? Yes, Yes. ma'am. So if you want to hold it in air, तो how will you be able to hold it in air? If gravitational forces, जैसे तुमने एक पेन को हवा में पकड़ रखा है, तो अगर gravitational force ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, और अगर तुम्हारा mechanical force ज्यादा हुआ तो वो ऊपर चला जाएगा. So if you want to hold it in air, what should we do? They should be balanced or not? Yes, ma'am. Yes. So when you are going to hold it in air, when your electrostatic force which you are applying, it should be equal to what? The gravitational force of the oil drop. होगा? Okay? Yes, Yes. ma'am. ठीक है. सो अब हम वो फोर्स, अब क्या हुआ, बहुत सारी ऑयल ड्रॉप्स को हमने होल्ड करने की कोशिश करी, और जो भी चार्ज आ रहा था, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने को लगाना पड़ रहा था, उसके हिसाब से हमने उनकी वैल्यूज को लिख लिया. लाइक फॉर एग्जांपल 4-5 ड्रॉप्स को हमने पकड़ा, तो एक बारी एक ऑयल ड्रॉप को पकड़ा तो उस टाइम पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना पड़ा, सपोजिंग इसमें लगाना पड़ा इतना कूलम्स. फिर एक बारी दूसरी बार ऑयल ड्रॉप को जब होल्ड किया तो सपोजिंग हमें लगाना पड़ा 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज. ठीक है. फिर दूसरी बार जब होल्ड किया तो सपोजिंग लगाना पड़ा इतना चार्ज. ठीक है. एंड थर्ड टाइम होल्ड किया तो फिर सपोजिंग लगाना पड़ा 3.2 into 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज. तो यू नो इलेक्ट्रॉन इज फर्दर इंडिविजिबल. Electron is further indivisible, isn't it? So that means Yes, ma'am. इनमें से जो लोएस्ट चार्ज होगा, मतलब लोएस्ट चार्ज का जो मल्टीपल होगा, वही तो हमारा चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा. इनका जो लोएस्ट मल्टीपल होगा इन 4 चार्जेस का, या 5 वैल्यूज का, या 10 वैल्यूज का, वो हमारा चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं. सो व्हाट कैन बी द लोएस्ट मल्टीपल ऑफ ऑल दीज? What can be the lowest multiple of all these? Calculate करो जरा, देखो LCM कितना आ रहा है. देखो मैं बता देती हूँ. ठीक है. वो आता है that is equal to the charge of one electron. चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मतलब मिनिमम एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा. तो अब हमें नहीं पता कि कितने होने चाहिए. Fine. So it is 1.6 into 10⁻⁻19. That is why they are coming in the multiples of 1.6 into 10⁻⁻19. जैसे देखो यहाँ पर इस वाली ऑयल ड्रॉप ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, देखो तभी वो इतना चार्ज पे रुक रही थी. ठीक है. ये वाली जो ऑयल ड्रॉप थी उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे, तभी वो इतने चार्ज पे रुक रही है. सिमिलरली ये वाली जो ड्रॉप होगी उसने 20 इलेक्ट्रॉन्स ले रखे होंगे, और इसने 40 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे होंगे, तभी तो ये यहाँ स्टॉप हो रहे हैं. कैन यू गेट इट? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. तो अब हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलिकन के एक्सपेरिमेंट से आ गया लोएस्ट मल्टीपल से. फाइन. लोएस्ट मल्टीपल से मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि एक बॉल है जिसका मास 5 ग्राम्स है, तो जो भी मतलब हम जिस भी बैग में डालेंगे वो मल्टीपल्स ऑफ 5 में तो मिलेगा कि नहीं उसका मास. यू कैन गेट 7 grams in a bag. जो भी बैग्स में नंबर ऑफ बॉल डालोगे वो 5 के मल्टीपल्स में ही मिलेंगी कि नहीं. उसका मास जो होगा वो Yes, 5 ma'am. के मल्टीपल्स Yes, में होगा. Yes, ma'am. तो वही चीज हमने भी यहाँ करी है. देखो यहाँ पर हमारा हर जगह इसके मल्टीपल्स में ही चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा. Can you get it? मतलब मैं तुम्हें 4 बैग्स दे दूं, एक में बोलूं एक का वेट 40 आ रहा है, उसमें नंबर ऑफ बॉल्स कितनी पड़ी है हमें नहीं पता है, लेकिन एक का वेट है 40 ग्राम्स, एक का वेट है 15 ग्राम्स, एक का वेट है 20 ग्राम्स, और एक का वेट है सपोजिंग 25 ग्राम्स. तो कैन यू टेल मी कि मिनिमम कितना वेट की बॉल डाली गई होगी हमने? 5. 5. 5, क्योंकि सब 5 के मल्टीपल है. तो देखो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी लगाया ना. Yes, ma'am. सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी लगाया ना.
ठीक है, तो उससे हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। फाइन, अब चार्ज पता चल गया, यू ऑलरेडी नो E/m रेशियो इज कांस्टेंट फॉर कैथोड रेज, तो कैन आई कैलकुलेट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आल्सो? Can we calculate mass of the electron also? And it comes Yes. out Yes. to be 9.1 into 10 raised to the power minus 31 coulomb. Sorry, kg. Charge coulomb में होता है, my mistake. Coulomb. Can you follow this? Yes. Yes. ma'am. ठीक है, तो अब बताओ what will be the charge of the proton? What will be the 9.1 charge? हाँ, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, but with a positive charge. Can you follow? Yes. ma'am. ठीक है, तो अब देखो उस टाइम तक क्या हुआ, दो ही चीजें डेवलप हुई थी, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन्स। तो क्या हुआ, हम लोग बड़े खुश हो गए, जैसे हाइड्रोजन के लिए लिखना होता था या हीलियम के लिए लिखना होता था। हीलियम का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर है 2, देख लो, और एटॉमिक मास कितना है? 4. 4। एटॉमिक मास है 4, तो हम बोलते थे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 प्रोटॉन्स है। कैन वी एग्री लाइक दिस? एंड एन एटम इज न्यूट्रल। कैन वी एग्री Yes. लाइक ma'am. दिस? ठीक है, 20 40, तो हम बोलते थे एटॉमिक मास, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स और 20 प्रोटॉन्स हैं, इस वजह से इसका जो मास है वो 40 आ रहा है। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट Yes, इट? ma'am. Yes. ma'am. जैसे बेरिलियम 4 and 8, तो बोलते थे कि भाई 4 प्रोटॉन्स है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इतना आ रहा है। बट यहाँ पे ना साइंटिस्ट थोड़े गड़बड़ होने लग गए, वो ये बोलने लग गए कि अगर सारे प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, डोंट यू थिंक दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर? Yes, ma'am. देयर विल बी रिपल्शन और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये साइंटिस्ट एक बार में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फिर दूसरी बात क्या आई प्रॉब्लम, कि व्हेन दे डिस्कवर्ड, दे फाउंड दैट मास ऑफ प्रोटॉन, mass of proton is 1.6 into 10 raised to the power of minus 27 grams kgs. ठीक है, so don't you think mass of the electron is almost negligible in comparison to mass of proton? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इट इज समथिंग, देखो 4 डेसिमल का चेंज आ रहा है, मतलब अगर तुम्हारा वेट 100 kg है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? 0.01 kg। तो खुद देख लो, मतलब हमें जरूरत है कि इलेक्ट्रॉन को मास काउंट करने के लिए? तुम लिखते हो क्या 100.01? निगलेक्ट कर No. देते हैं ना, निगलेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, Yes. ma'am. Yes. मतलब ये वही वाली बात हो गई कि यू कैन से एक मतलब एक फ्लाई का वेट 0.01 kg होगा, ग्राम्स होगा, या 0.01 kg होगा। कैन यू एग्री विद दिस? एक फ्लाई का वेट, एक मक्खी का वेट कह सकते हैं कि 0.01 kg होगा। Yes, और ma'am. Yes. तुम्हारे ऊपर अगर मक्खी बैठी हुई है तो क्या वेइंग स्केल में रिफ्लेक्ट करेगी? No, ma'am. नहीं करेगी। तो वही चीज तो यहाँ हो रही है, इलेक्ट्रॉन को तो मास में काउंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट जीरो है प्रोटॉन के सामने, इसके सामने जीरो हो रहा है, तो इसको तो मास में कहीं कंट्रीब्यूशन आना ही नहीं चाहिए। ये तो आप कुछ गड़बड़ बता रहे हो। तो वहां पर लोगों के दिमाग में आया कि कोई ना कोई चीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो चीज जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है सिर्फ एक ही चीज, वेट को बढ़ाना, और वो यहाँ पर इनके जो न्यूक्लियस में रिपल्शन है उसको भी अवॉइड करता है। तो वो उसके लिए अपने को चार्ज होना जरूरी नहीं है, इट कैन बी अ न्यूट्रल स्पीशीज, and this neutral species was known as neutrons, which was later discovered by Chadwick, very later, मतलब 50 साल लग गए थे इसको डिस्कवर होने में, ठीक है, चैडविक में, बिकॉज उस टाइम पे रेडियो एक्टिविटी आ गई थी, तो थ्रू रेडियो एक्टिविटी ही वाज एबल टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, थ्रू अब क्यों कैसे किया था वो अपन नहीं करेंगे, बट यहाँ पर एक और पार्टिकल है जिसका काम है सिर्फ वेट बढ़ाना, सिर्फ वेट बढ़ाना और प्रोटॉन्स के बीच का रिपल्शन अवॉइड करना। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू व्हाट? एटॉमिक मास माइनस Number of Plus number. नंबर, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़ते हैं हो जाते हैं तो फर्क पड़ता है ना।
Yes. Yes, The atom ma'am. won't be neutral and then you will call it as an ion. फाइन. सो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी 2 न्यूट्रॉन्स होंगे एंड देखो इसीलिए उसका मास नंबर उतना आ रहा है, मास नंबर सेम आ रहा है. सो चेक इट योरसेल्फ दैट यू कैन से द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, sorry, you can say the mass of proton and neutron is going to be same. Yes, ma'am. ठीक है. एंड इसको हम लोग एक और तरीके से लिखते थे, इफ यू कैन रिकॉल 1 AMU. कैन यू रिकॉल? Yes, ma'am. 1.6 1 upon Na करो, 1.6 into 10 raised to the power minus 24 grams can be written as 1 AMU and mass of proton is also neutron is also same. ठीक है, into 10 raised to the power minus 26 AMU or you can say 1 AMU. ठीक है. बहुत प्रिसाइजली अगर हम बात करें, वेरी वेरी प्रिसाइजली, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होता है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है, बहुत हल्का सा यूनिट ग्रेटर होता है देन प्रोटॉन, एंड ये तो बहुत ही ज्यादा ग्रेटर है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन. अदरवाइज मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली सेम. फाइन टिल हियर. ये तो देखो 9th 10th में ऑलरेडी किया था ना, मैंने कुछ नया नहीं बताया अभी तक. Yes, ma'am. ठीक है. अब उसके बाद में जब हमारे पास 3 तरीके के पार्टिकल्स आ गए तो उसके बाद में उनकी अरेंजमेंट की बात आने लग गई, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं मॉडल्स में, मतलब कैसे वो रखने हैं, उसकी भी तो प्रॉब्लम है ना, तो उसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करते, तो फिर आया मॉडल्स. ठीक है. तो मॉडल्स में सबसे पहले एक बेसिक मॉडल आया जिसको हम नाम देते हैं थॉमसन्स मॉडल. थॉमसन्स मॉडल. तो उसने क्या बोला कि एन एटम इज स्फेरिकल, जैसे कि हमें एक्सपीरियंस ही होता है कि एन एटम इज स्फेरिकल इन शेप, एटम इज स्फेरिकल इन शेप with positive charge is uniformly distributed and negative charge is scattered. Negative charge is scattered inside the sphere. Just like watermelon देखा है ना, तो red part becomes the positive charge and the seeds become the negative charge. तो जैसे ये एक sphere है, तो उन्होंने बोला कि जो positive charge है वो ऐसे ही scattered है. ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ऐसे करके. और जो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है या फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हो रखे हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जैसे यहाँ पर है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ है, ऐसे है. ठीक है, जैसे लाइक वाटरमेलन में होता है ना. कैन यू फॉलो नाउ? Can you follow now? Yes. Yes, ma'am. So this is the uniform distributed positive charge, and this is an atom, this positive charge, and this is like scattered negative charge. But ये थ्योरी अच्छी थ्योरी नहीं थी. क्यों? क्योंकि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था. और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अब इसको हम खुद से सोचते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करें कि हम लोग एक प्लेट ले लेते हैं और प्लेट में यूनिफॉर्मली आयरन फिलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे मैग्नेट के पीसेस को स्कैटर कर देते हैं. तुम्हें लगता है कि आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रह जाएंगी? No, ma'am. देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी आयरन फिलिंग्स ऐसे जाकर के मैग्नेट के चारों तरफ चिपक जाएंगी. Yes. ऐसा होगा. ठीक है. तो डू यू थिंक देयर विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हैपनिंग इफ नेगेटिव चार्ज इज स्कैटर्ड लाइक दिस? सी यहाँ पर एक ऐसा एम्प्टी पोर्शन होगा, नो यूनिफॉर्मिटी. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. इस रीजन की वजह से थॉमसन का जो मॉडल था वो डिस्कार्ड कर दिया गया, हटा दिया गया. भाई तुम्हारे मॉडल से हम सेटिस्फाइड नहीं हैं. और सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल बेस्ड मॉडल जिसने दिया, जो थोड़े दिनों तक एक्सेप्ट किया गया, और इट बिकेम द बेसिस ऑफ ऑल द एटॉमिक मॉडल व्हिच इज कॉल्ड एज रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से जो निकला हुआ मॉडल था, उसको हम लोगों ने
स्टडी किया। तो रदरफोर्ड्स प्लैनेटरी मॉडल, उसके लिए पहले उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसने क्या किया, ही टुक अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स ना, सबसे पहले दिमाग में यही चीज आती है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? कैन एनीवन टेल मी अबाउट अल्फा पार्टिकल्स? Charge. मैम हीलियम न्यूक्लियस। Mom, doubly charged helium. रेडिएशन। यस, बोलो। बोलो क्या है? मैम हीलियम मैम न्यूक्लियस। हीलियम पार्टिकल्स। तो ये क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो देखो क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी एक चीज होती है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ये तुम फिजिक्स वगैरह में बाद में पढ़ोगे। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि जब हमारे प्रोटॉन्स इतने, मतलब न्यूट्रॉन्स इतने सफिशिएंट नहीं होते हैं, या फिर हमारा न्यूक्लियस इतना छोटा साइज में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैग के अंदर तुम प्रोटॉन्स 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 भरते जाओ, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि न्यूक्लियस भी उनका न्यूट्रॉन्स भी उनका रिपल्शन अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एरिया कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। एक टाइम आएगा कि नहीं, भरते जाएंगे भरते Yes. जाएंगे भरते जाएंगे। तो न्यूक्लियस का साइज लगभग सेम ही रहता है हर एक एटम के लिए, और हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब न्यूट्रॉन्स भी इतने अच्छे से सफिशिएंट नहीं होते कि उनके रिपल्शन को अवॉइड कर सके। तो उस केस में क्या होता है, एक जो बिग न्यूक्लियाई होता है ना, बड़ा जो न्यूक्लियस होता है, इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियाई। ओके, इट ब्रेक्स इनटू मोर देन 2 स्मॉल न्यूक्लियाई, या 2 में बिग हो जाएगा। और जब कोई बड़ी चीज टूटती है, डिस्कवरी वगैरह में तुमने देखा होगा, तो जब कोई बड़ी चीज टूटती है तो उसके साथ में कुछ डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं कि नहीं? कभी कोई बड़ी चीज टूटती है तो उसके साथ में डस्ट सा निकलता है कि नहीं निकलता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कुछ टुकड़े टुकड़े से रह जाते हैं ना। तो यहाँ पर जो ये टुकड़े से रह जाते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। कैन यू फॉलो? तीन Yes, तरीके के पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्या? Is it clear? यस मैम। ठीक है, तो ये हमें दिखते नहीं है, फाइन, ऐसे दिखते नहीं है हमें, नेकेड ऐसे नहीं दिखते कि अरे ये देखो ये अल्फा रेज आ रही है, फाइन, लेकिन होते हैं, मतलब हमारे नेचर में भी, हमारे आसपास में भी ऐसा हो रहा होगा। ओके, अब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर समथिंग लाइक, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं वो हम लोग कर लेते हैं। 1 मिनट, क्या हो गया? So let's come back. Okay. जाइए। सो देखो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हमारे, हम लोग हीलियम एटम लेंगे ना, तो हीलियम एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? इस हीलियम एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? 2 प्रोटॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। डू यू एग्री और नॉट? Yes. मैम। ठीक है, अब उसमें से इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दो, तो क्या बचा रहेगा? 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, यस और नो? Yes, ma'am. यस। ठीक है, तो इस जो हीलियम न्यूक्लियस होता है, बेसिकली कह सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। कैन यू गेट इट? डाई चार्ज्ड helium nuclei is called as alpha particle. Can you get it? यस मैम। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 रहेगा और मास 4 mu रहेगा। कैन यू फॉलो दिस?
अल्फा Yes, पार्टिकल ma'am. ये होता है। अब सिमिलरली क्या होता है, बीटा पार्टिकल होता है। तो बीटा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट अगर हम रफली बोले इट इज लाइक इलेक्ट्रॉन। उसके ऊपर -1 चार्ज आता है और उसका मास निग्लेजिबल होता है कि नहीं? Yes. Yes. Beta particle is nothing but you can say it is electron. And what is gamma? Gamma is something like light, जिसके ऊपर mass भी negligible है और उसका कोई charge भी नहीं होता, neutral होता है। Can you follow? Can you follow? Yes, ma'am. Yes, Then ma'am. we say penetrating power. You know what is penetrating power? मतलब तुम किसको penetrate कर पा रहे हो? जैसे for example light जो होती है उसकी penetrating power कम होती है। देखो हमारे जो blood vessels होते हैं, हमारी जो skin होती है, वो उसको further penetration को stop कर देती है कि नहीं? Yes. फिर एक्सरेज आती है। एक्सरेज का काम क्या होता है, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है, तो वो क्या करती है, वो हमारी बोन्स से नहीं पास हो पाती है, मतलब बहुत डेंस रीजन से नहीं पास हो पाती है, लेकिन लाइटर डेंस रीजन से पास हो जाती है। होता है, Yes, ma'am. स्किन Yes, ma'am. वगैरह से पास हो जाती है, ब्लड वगैरह से पास हो जाती है, लेकिन वहां से पास नहीं हो पाती। कहाँ से? बोन से। फिर हमारे पास आती है यूवी रेज। यूवी रेज में क्या होता है, वो मतलब स्कल के अंदर देखते हैं ना, सीटी स्कैन के लिए जाते हो, स्कल के अंदर देखते हैं, तो उस वो क्या होती है, वो और मतलब पेनिट्रेटिंग पावर उनकी हाई होती है, तो वो बोन के थ्रू भी पास हो जाती है। होती है कि नहीं? Yes, ma'am. ओके तो पेनिट्रेटिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो कौन सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर वाली है? गामा रे सबसे ज्यादा होगी कि नहीं? And then it will be beta rays and then it will be alpha rays. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब गोल्डस्टीन ने इसी प्रिंसिपल का फायदा उठाया। उसने क्या फायदा उठाया कि उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा। उसने क्या हुआ, यहाँ पे ये सोर्स है, मतलब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को हमने स्टोर कर रखा है। अब ये स्ट्रेट बीम में जाए इसलिए यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी गई। ओके, फिर यहाँ पर हम लोगों ने रखा एक गोल्ड फॉइल, और हमें अल्फा पार्टिकल जाते हुए तो दिखेंगे नहीं। अरे ये देखो, ये जैसे बॉल देख लेते हो, क्रिकेट में बॉल दिख जाती है ना, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स तो अपने को दिखेंगे नहीं जाते हुए। तो इसलिए कैसे उनको मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से हमने यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। यू नो व्हाट इज अ फोटोग्राफिक प्लेट? डू यू नो व्हाट इज अ फोटोग्राफिक प्लेट? Ma'am, नहीं silver पता है। plate. तो देखो क्या होता है, जैसे तुम जैसे एक्सरे में बोलती हो, तो एक्सरे एक्सरे तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? वो एक ब्लैक कलर का पेपर, स्पेशल टाइप का। Yes. तो वो Yes, क्या ma'am. होता है, एक्सरे एक्चुअली वो नहीं होता है। एक्सरे मतलब होती है एक रेज, जैसे लाइट रेज होती है वैसी एक्सरेज एक सिर्फ रेज होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन रेज को एक मतलब एक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करते हैं, जैसे कि तुम्हारे हैंड के थ्रू पास करेंगे। फाइन, तो अब उनकी पेनिट्रेटिंग उसके नीचे लगाई जाती है। अब वो कैसे पास हो रही है, कैसे नहीं पास हो रही है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक सिल्वर हेलाइड की ट्रे लगा देते हैं नीचे। नीचे लगाने से सिल्वर हैलाइड की ट्रे, तुमने ये शायद रिएक्शन करी होगी, फोटोलिसिस रिएक्शन, कि अगर हम सिल्वर के किसी भी सॉल्ट के ऊपर लाइट पास करते हैं तो इट डिकम्पोजेस। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, AgCl जो कि वाइट इन कलर होता है, वो उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है, फोटो पड़ता है, तो क्या होता है, इट डिकम्पोजेस एंड इट गिव्स यू Ag प्लस क्लोरीन एंड दिस बिकम्स ब्लैक। ये पढ़ा था फोटोग्राफिक रिएक्शन। Yes, Yes. ma'am. तो यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे मतलब हम एक्सरे में भी क्या होता है, जैसे मतलब ये तुम्हारा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से एक्सरे लैम्प है, यहाँ पे तुम्हारा हैंड रख दिया गया, यहाँ पे अभी क्या है, पूरा प्लेट जो है वो सिल्वर कलर का है। बट जब इसमें से एक्सरे पास होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सरे पास नहीं हो पाएगा बिकॉज इट इज डेंस रीजन, और बाकी जगह से पास हो जाएगा, तो वो सिल्वर से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये वाला पार्ट सिल्वर सिल्वर दिखेगा, जहां हमारा बोन वाला पार्ट है, बिकॉज उसका पेनिट्रेटिंग पावर उतना नहीं है, तो इट विल रिमेन सिल्वर और नॉट। ऐसी दिखती है ना Yes. तुमको Yes, ma'am. एक्सरे, एक्सरे फिल्म जो होती है वो ऐसी दिखती है ना। इसको हम नेगेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि जिस पार्ट को डार्क होना चाहिए वो लाइट अपीयर होता है, जिसको लाइट अपीयर होना चाहिए वो डार्क अपीयर होता है। तो पहले के जो फिल्म्स होती थी ना, फोटोग्राफिक फिल्म्स, मतलब हम लोग जब कैमराज यूज करते थे जिसमें हम लोग फिल्म डालते थे, जो उसका नेगेटिव आता था, एक पेपर आता था एक्सरे की तरह, उसमें यही होता था, हमारे हेयर वाइट दिखते थे और हमारे बाकी फेस जो होता था वो ब्लैक दिखता था, क्योंकि हेयर क्या करेंगे, ब्लैक इन कलर, दे विल अब्सॉर्ब द लाइट, they will not Yes, ma'am. reflect,
तो वो लाइट पड़ेगी नहीं तो सिल्वर सिल्वर रहेगा, और जहां लाइट पड़ जाएगी वहां पर चेंज हो जाएगा। कैन यू गेट इट? तो अब हमें यहाँ दिखेंगे तो नहीं ना एक्सरेज कैसे जा रही है कैसे नहीं जा रही है, इसलिए हमने यहाँ फोटोग्राफिक स्क्रीन लगा दी ताकि हम मतलब देख लेंगे, जैसे जैसे इंप्रेशंस पड़ेंगे जहां जहां निशान पड़ेगा वहां से पता चल जाएगा। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आई मेक यू सिट इन एन क्लोज रूम, इट इज टोटली डार्क एंड आई गिव यू अ फुटबॉल, और तुमने फुटबॉल खेली या नहीं खेली तो मुझे कैसे पता चलेगा? बॉल्स पे इंप्रेशन पड़ेंगे नहीं, बॉल पे इंप्रेशन पड़ेगा ना जब तुम उसे किक करोगे। इफ इट स्ट्राइक्स द वॉल इट विल आई विल गेट एन इम्प्रेशन, तो मुझे पता चल जाएगा तुमने लेफ्ट साइड क्लिक की थी कि राइट साइड क्लिक की थी कि अप क्लिक की थी, पता चलेगा। यस मैम। Yes, सेम ma'am. वे में हमें नहीं पता था कि भाई कैसे मूव कर रहा है, इसलिए हमने फोटोग्राफिक प्लेट को यूज किया। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड फॉइल जो है इट विल बी मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एटम्स का शेप क्या होता है? Spherical. स्फेरिकल। तो यहाँ पर भी हमने जो है एटम्स का ये मतलब गोल्ड फॉइल में भी ऐसे एटम्स रखे होंगे, ठीक है, विच विल बी स्फेरिकल। तो गोल्ड फॉइल ऐसी बनी होगी ना? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये मतलब 2 लेयर हो सकती है 3 लेयर हो सकती है, बट हमें भी एक। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारी जो ज्यादातर रेस थी ना वो ऐसे चली जा रही थी, मतलब स्ट्रेट जा रही थी, मतलब हमें कहीं डिफ्लेक्शन दिखता ही नहीं था। ये अगर ऐसे जा रही थी तो ये अगर ऐसे गई तो ये एकदम स्ट्रेट चली गई, ये भी अगर ऐसे गई तो यहाँ स्ट्रेट चली गई, मतलब देयर इज नो डिफ्लेक्शन कमिंग, जैसे जा रही थी स्ट्रेट जा रही थी। तो मतलब अगर तुम्हारी फुटबॉल तुमने किक मारी और तुम्हारे पास वापस नहीं आई, इसका मतलब है वो कहीं इसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिला होगा ना, कोई पेड़ कोई दीवार कोई पोल कुछ नहीं मिला होगा, अदरवाइज वो तुम्हारे फेस पे आके लगती कि नहीं। Yes, ma'am. ठीक है, so if this is these are the rays which are not showing any kind of deflection, what does this conclude that most of the space in an atom is empty, that is why it is not striking anywhere. Yes. Most of the space in an atom is empty, in an atom is empty. Now he observed that very few rays जो थी वो they got deflected, but they got deflected by very few angles, मतलब ये जा रही थी ऐसे ऐसे जा रही थी बट एकदम से ये ऐसे हो गई, बहुत छोटे एंगल है 5 to 10 डिग्रीज बोल सकते हो, फिर ऐसे ये जो जा रही थी मतलब 1 in 100 happen to do like this, fine. So ये अब जैसे तुम लोग क्रिकेट तो खेलते होगे, how many girls are there? Come on girls, show your power. How many girls? No one. Okay, Ananya and all raise their hands. So just try to understand. I don't know, पता नहीं तुम में से कितने को क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा, गर्ल्स में भी, बॉयज में तो सबको इंटरेस्ट होगा ना। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, मुझे क्रिकेट नहीं आता ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ जब बॉल के मतलब बैट के ऊपर बॉल आती है तब क्या होता है? 6 जाता है, मतलब उसके अलावा और बताना क्या होता है? डोंट यू थिंक इट रिट्रेसेस द पाथ, जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते पे चली जाती है, 180 डिग्री अबाउट टर्न लगता है। Yes. ठीक है, और जब हमारी जो बॉल होती है वो बैट के एज से लगती है तो स्लाइड डिफ्लेक्शन आता है कि नहीं? Yes. Yes, ma'am. तो यहाँ देखो स्लाइड डिफ्लेक्शन का क्या रीजन होगा कि बॉल जो है वो किसी ऐसी चीज से टकरा रही है जो कि बहुत हल्की हो। व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड डिफ्लेक्शन? जो कि बहुत लाइट पार्टिकल हो, Yes. बैट के एज से टकरा रही है। जैसे तुम फुटबॉल भी खेलते हो तो क्या होता है, अगर बॉल के पोल जो है उस पर टकराती है तो एकदम स्लाइड डिफ्लेक्शन लेकर के साइड से चली जाती है ना। Yes, ma'am. तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही होगी, स्लाइड डिफ्लेक्शन मींस देयर इज अ लाइटर पार्टिकल। ओके, और अब तुम मुझे एक चीज और बताओ, अगर तुम 2 मैग्नेट ले आओ, दोनों नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल है, और इनको हम ऐसे लाने की कोशिश कर रहे हैं, डोंट यू थिंक ये ऐसे ही सेम डायरेक्शन पे वापस जाते हैं, Yes, ma'am. सेम पाथ में वापस जाते हैं? तो ऐसे ही हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग कुछ ऐसी रेस थी जब जिनको हमने लेके आने की कोशिश करी तो उन्होंने रीबाउंड किया, रीबाउंड मतलब 180 डिग्री को वापस से ट्रीट किया। तो डोंट यू थिंक दे गॉट स्टक बाय समथिंग वेरी हाई मास, उनको किसी एक ऐसी चीज ने टकराया जो कि हाई मास और लाइक चार्ज हो। Yes. Ma'am.
ओके तो इन सारे ऑब्जर्वेशन को कंक्लूजन्स में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पे सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या आता है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड बाय few angles. Few angle means deflected by small angles, मतलब मे बी 5 to 20 डिग्री के बीच में। तो अब स्मॉल एंगल से कब टकराते हो, डिफ्लेक्शन आता है तो क्या होता है, when you give a small angle का deflection means you struck with whom, Electron. heavier particle or a lighter particle, लाइटर Lighter particle. लाइटर पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर वो किसी लाइटर पार्टिकल से टकरा रहा था, इसकी वजह से हमारे पास एक स्लाइड डिफ्लेक्शन आया। ओके, बट लाइटर पार्टिकल, ठीक है, बट अगर हम किसी हैवी चीज से टकराएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, More deflection. यस, रीबाउंडिंग 180 डिग्री का पूरा पूरा चेंज। सो नाउ लेकिन वेरी फ्यू पार्टिकल्स रीबाउंडेड। ओके, तो पहले वाले से स्ट्रेट चले गए, तो इसका मतलब देयर वर मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। फाइन, अब कुछ लोग डिफ्लेक्ट हो गए, तो इसका मतलब है कोई छोटी चीज से टकरा रहे थे, तो वो किससे टकरा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन से। अब ज्यादा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे थे, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा वॉल्यूम लेते होंगे कि नहीं, Yes. ठीक है, और ये क्या होते होंगे, कोई पॉजिटिव चार्ज चीज होती होगी। तो इन बेसिस पर उसने क्लासिफाई किया, क्या क्लासिफाई किया, इट वाज जस्ट सिमिलर टू आवर प्लैनेटरी सिस्टम। ही सेड दैट क्या कंक्लूजन निकाला इस बेसिस पर, तो कंक्लूजन ये निकाले गए कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम is empty, electron revolves around the nucleus in specific orbits, मतलब उनका एक पाथ होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट्स। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या होता है, तो वो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मास किसके अंदर है, heavy Nucleus. particle, yes, so most of the mass is concentrated inside the nucleus, concentrated inside the nucleus। ठीक है, तो ये इसके conclusions थे, और इसने with proof using this gold foil experiment use कर करके हमें conclusions दिए। लेकिन ये भी ना मॉडल बहुत एक्सेप्ट नहीं किया गया, थोड़े दिनों बाद में फिजिक्स में तुम खुद ही पढ़ोगे मैक्सवेल्स थ्योरी एंड ऑल, ये सब डेवलपमेंट्स आए, एंड अंडर दीज डेवलपमेंट्स वी फाउंड that this model is unaccepted, उसके ड्रॉबैक्स आ गए। तो ड्रॉबैक क्या था, पहला ड्रॉबैक तो ये था भाई, जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79, तो 79 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं या अलग अलग ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, इसके बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं। ठीक है, कहीं दी थी क्या, how many electrons will be there in specific orbits, it was not explained, it was later on explained by Bohr-Bury, जिसको तुम 2n² के फॉर्म में पढ़ते हो ना। Yes. No information of orbits of electrons, of number of electrons in an orbit, of number of electrons in orbit, मतलब एक ही ऑर्बिट में घूमेंगे या अलग अलग मल्टीपल ऑर्बिट्स में। फिर दूसरा मेजर जो ड्रॉबैक था वो था मैक्सवेल्स थ्योरी। तो फिजिक्स में उस टाइम तक डेवलप हो गई थी मैक्सवेल्स थ्योरी। तो मैक्सवेल्स थ्योरी ये बोलती है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड चक्कर मारेगा, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हें बोल दिया जाए कि स्कूल के ग्राउंड के चक्कर मारने हैं, तो आधे चक्कर के बाद में क्या होगा, एनर्जी लूज करोगे कि नहीं, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर ठीक है सपोजिंग तुमने बोला ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर घूमने के बाद इट विल रियलाइज दैट आई एम लूजिंग एनर्जी, व्हाट विल इट डू, ऐसा होता है ना स्कूल में सर, जैसे तुम्हारे पीटी टीचर ने बोला कि तुम्हें इस ग्राउंड के 15 चक्कर मतलब 5 चक्कर काटने हैं फॉर एग्जाम्पल,
तो शुरू में तो हम बाउंड्री जाते हैं, मतलब सबसे कॉर्नर्स वाली जगह पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं कि नहीं मारते हैं, Yes, ma'am. Yes. पास में आने लगते हैं। तुमने उनको भी देखा होगा, मैराथन वगैरह जो रन करते हैं, शुरू में क्या होता है, उनके अलग अलग लोकेशंस पे खड़े होते हैं, बट आफ्टर दैट दे ट्राई टू कम नियरेस्ट टू द ग्राउंड, डजंट इट हैपन, टू कंजर्व देयर एनर्जी। Yes, ma'am. पार Yes. जिधर ग्रास लगी होती है उस साइड में आने लगते हैं, जो कम सर्कमफ्रेंस वाला सर्कल होता है उस साइड में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट इज द रीजन एनर्जी कम हो गई, सो क्या करना स्टार्ट किया, स्टार्टेड स्टार्टिंग गोइंग फॉर अ शॉर्टकट। अब इतना घूमने के बाद फिर रियलाइज हुआ कि अगेन आई एम लूजिंग एनर्जी, तो और छोटा करा, फिर और छोटा रियलाइज हुआ, फिर ऐसे से करते हुए डोंट यू थिंक द इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो ऐसा होना चाहिए, बट होता है क्या ऐसा रियल में? No, No, ma'am. 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 मतलब एटम तो श्रिंक करना चाहिए, बट हम तो उल्टा ग्रो करते हैं ना, मतलब हमें तो छोटा छोटा, बिकॉज इवन वी आर मेड अप ऑफ एटम्स, वी शुड श्रिंक इन साइज, बट वी ग्रो इन साइज और वी श्रिंक इन साइज। कपड़े छोटे हो जाने चाहिए, बुक्स छोटी हो जानी चाहिए, कम पढ़ना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है या फिर हो रहा है या ऐसे ही हो रहा है? Beta. बुक्स, हाँ बोलो, is it happening in the reverse manner, you are growing or you are shrinking? Growing. 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 तो ये don't you think this theory is somewhat बेकार Yes. Yes, ma'am. है ना? It is not explaining you that why is an atom stable, ठीक है? तो इसलिए इस थ्योरी को मेनली डिस्कार्ड कर दिया गया। तो क्या डिस्कार्ड किया गया? बिकॉज according to Maxwell's theory, if electron, or you can say if charged particle revolves around another charged particle, तो भाई चक्कर मारा तो एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। चार्ज पार्टिकल, इट विल emit एनर्जी, ठीक है? So hence the electron will shorten its path and will fall inside the nucleus, fall inside the nucleus following a spiral path, मतलब स्पाइरल पाथ बनाते हुए नीचे गिर जाएगा। और इस वे में अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है तो एन एटम इज डिस्ट्रॉयड, ओके, एटम्स गेट डिस्ट्रॉयड। बट ऐसा क्या रियल में हो रहा है? नहीं हो रहा है, हम तो उल्टा ग्रो कर रहे हैं। फाइन, सो दैट इज द रीजन हमने जो है ना इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, बिकॉज इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एक एटम स्टेबल होता है, ये इसके बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाया। द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, इट वाज अनएक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड्स थ्योरी, ठीक है? तो इसलिए इस थ्योरी को भी हटा दिया गया। कैन यू फॉलो दिस? Yes, Can you ma'am. follow this? ठीक है, it was unexplained, so ये हटा दिया गया, ठीक है? तो इसको फर्दर रेक्टिफाई किसने किया? बोर ने किया, और इसने इतना अच्छा रेक्टिफिकेशन दिया, इतना अच्छा रेक्टिफिकेशन दिया कि he even won a Nobel Prize. Bohr got a Nobel Prize for giving his atomic models. Fine. So तो ये रेक्टिफिकेशन किया गया। तो पहला ड्रॉबैक का रेक्टिफिकेशन किसने किया था? पहला ड्रॉबैक का रेक्टिफिकेशन किसने किया था? यू नो अबाउट बोरबरी स्कीम ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पहले मतलब ये उसने बता दिया था कि भाई हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो उसने ये इंफॉर्मेशन हमें दे दी थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर of electrons in an orbit is given by the formula 2n square, when n stands for number of orbit. ये फर्स्ट ड्रॉबैक तो रेक्टिफाई हो गया था। सेकेंड ड्रॉबैक को रेक्टिफाई करने के लिए जो मैक्सवेल थ्योरी में आया था कि अपने को एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए बहुत टाइम लग गया था, और इतना ज्यादा टाइम लग गया था और इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन लग गया था बोर का कि ही इवन won a Nobel Prize in that regard. So can you follow till here? Can you follow everyone till here? Yes, ma'am. ठीक है,
तो अब क्या है, हमें थोड़ा एक ऐसा पार्ट स्टार्ट करना है जो हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अभी के लिए तो यहीं तक ही रख रहे हैं, लेकिन होमवर्क क्या होगा, व्हेन यू आर फिनिश विद योर टेस्ट और इफ यू हैव टाइम, यू विल रीड दीज मॉडल्स, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मॉडल्स के बाद में आएगा वेव कैरेक्टरिस्टिक, और उसके बाद आएगी प्लैंक्स थ्योरी। तो इतना पार्ट तुम्हें नोटबुक, जो भी तुम्हारे स्कूल की बुक है, वहां से रीड करके रखना है और उसमें डाउट्स को हाईलाइट करके रखना है। कर पाओगे इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इतना पार्ट करके रखना है। yes ma'am. ओके। एंड मतलब बाकी होमवर्क मैं दे नहीं रही हूँ, इसलिए वेव थ्योरी भी यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, बिकॉज फिर उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह काफी आ जाएंगे जो फिर टाइम लगेगा। तो अभी के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम टेस्ट दे रहे हो, तो मैं तुम्हें ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए